यूट्यूब चैनल एवरीथिंग इज रिलेटिव। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। फिर हमने उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे और लास्ट में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे वो वाले न्यूमेरिकल भी करवाए थे जो पहले जेई में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम इस चैप्टर का यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसका एक नया टॉपिक मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं। तो इस टॉपिक का जो नाम है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। आ रही बात समझ में? तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अपन एक बार यही समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, और फिर अपन इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो देखते हैं, पहले अपन ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इट इज ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस of equal magnitude but opposite in nature and separated at small distance। मतलब इसका क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक दो चार्ज का सिस्टम है और उन दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है बट उनका जो साइन है वो अपोजिट है। यानी दो चार्ज का सिस्टम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब एक चार्ज अगर क्यू है तो दूसरे का मैग्नीट्यूड भी क्यू होना चाहिए बट उनका साइन अपोजिट होना चाहिए। एक पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा होना चाहिए? आपका नेगेटिव होना चाहिए। और कुछ डिस्टेंस पे ये रखे हुए हैं, मतलब आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड है कुछ स्मॉल डिस्टेंस से। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। आ रही बात समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल दो चार्ज है, एक का मैग्नीट्यूड क्यू है, दूसरे का मैग्नीट्यूड भी क्यू होना चाहिए बट एक का साइन पॉजिटिव है तो दूसरे का साइन कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए और कुछ सेपरेशन भी होनी चाहिए। सपोज करो वो सेपरेशन इन दोनों के बीच का स्मॉल डी है, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। आ रही बात समझ में? कोई एग्जांपल इसका रियल लाइफ तो मैं बोलूंगा NaCl। NaCl इसका एग्जांपल है क्योंकि NaCl में क्या होता है? एक तो Na प्लस और एक क्या होगा आपके पास? Cl माइनस। तो Na प्लस और Cl माइनस में जो ये Na प्लस है इस पे जो चार्ज है वो है प्लस ही और Cl माइनस पे जो चार्ज है वो है माइनस ही। तो दोनों पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, लेकिन एक पे चार्ज है वो पॉजिटिव है, एक पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है। और Na प्लस और Cl माइनस के बीच में कुछ स्मॉल डिस्टेंस भी होती है, जनरली ये एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि NaCl इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और कोई एग्जांपल? एक एग्जांपल और है जैसे HCl। HCl में क्या होगा? एक H प्लस और एक Cl माइनस। तो H प्लस Cl माइनस दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है बट एक पे चार्ज पॉजिटिव है, एक पे चार्ज नेगेटिव है और दोनों एक दूसरे के साथ कुछ सेपरेटेड होते हैं स्मॉल डिस्टेंस पे। तो ये HCl जो है ये भी एक एग्जांपल हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? और भी एग्जांपल है जैसे वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। कैसे? जैसे वाटर मॉलिक्यूल जो होता है H2 यानी O-2 H प्लस और H प्लस, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो ये भी एक डाइपोल है। कैसे? O-2 को मैं O-1 लिख दूं तो ये H प्लस और ये O-1 ये एक डाइपोल बन गया और ये H प्लस और O-1 ये अलग एक डाइपोल बन गया। तो ओवरऑल ये भी क्या है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो NaCl, HCl, H2 मॉलिक्यूल ये सब किसके एग्जांपल है आपके? ये सब इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जांपल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आपको जनरली ज्यादा इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है ज्यादा डिटेल में जो आपको पढ़ाया जाएगा वो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे ये फिजिक्स में भी है। फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में इतना कुछ ज्यादा नहीं है, बस हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से फील्ड और पोटेंशियल निकालना है, इससे ज्यादा हमको कुछ खास पढ़ना नहीं है। बट केमिस्ट्री में ये काफी जगह आपको आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो वहां पे आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में और भी काफी चीजें बताई जाएंगी। खैर छोड़ो, जो केमिस्ट्री की बातें हैं वो केमिस्ट्री पे रहने दो, हम फिजिक्स में देखते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जैसे अगर आपको कोई बोले कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ जाए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जानी चाहिए कि यहाँ पे दो चार्ज की बात हो रही है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट उनका साइन अपोजिट है और उनके बीच में कुछ सेपरेशन है और वो स्मॉल सेपरेशन है। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जो दूसरी चीज है इसके अंदर वो है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो समझते हैं अपन। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट हम कई जगह पे पढ़ेंगे, जैसे मैग्नेट पे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बात समझ, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक में आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज, मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कैसे डिफाइन किया जाता है? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? तो डाइपोल मोमेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ये कोई डाइपोल है, एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू, तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है? स्मॉल डी है। तो अगर मुझे इसका डाइपोल मोमेंट डिफाइन करना है तो डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन करूंगा? किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, जैसे क्यू है यहाँ पे, और उनके बीच का सेपरेशन कितना है? डी। तो इस क्यू इंटू डी को अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
और इसको हम जो इंडिकेट करते हैं वो इंडिकेट करते हैं पी वेक्टर से। एक्चुअली ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका जो सिंबल होता है वो होता है पी, तो उसको अपन वेक्टर क्वांटिटी इसलिए इसको अपन पी वेक्टर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, तो उसको जो डायरेक्शन असाइन की गई है वो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। मतलब किसी भी डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? केमिस्ट्री में शायद आपने ये उल्टा पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो केमिस्ट्री में जो पढ़ा है वो भी सही है, केमिस्ट्री में अपने हिसाब से डायरेक्शन असाइन की गई है। फिजिक्स में जो हम डायरेक्शन लेते हैं वो कहां से कहां लेते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर। आगे बात समझ में? तो ध्यान रखना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। न्यूमेरिकल्स में मेरे काम भी आया गया है, ठीक है। केमिस्ट्री में कंफ्यूज मत होना भाई, केमिस्ट्री में शायद आपको ये पढ़ाया गया होगा पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक, तो केमिस्ट्री में भी सही है, वो आपको पॉजिटिव नेगेटिव होती है। एक्चुअली केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशन और फिजिक्स के साइन कन्वेंशन कई जगह उल्टे हैं। जैसे आपने अगर थर्मोडायनेमिक्स में 11th में पढ़ा हो वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वर्क डन बाय द सिस्टम फिजिक्स में हम पॉजिटिव लेते हैं और केमिस्ट्री में वही वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है वो नेगेटिव लिया जाता है। ऐसे यहाँ पे भी उल्टा सीन है, यहाँ पे हम जो डाइपोल की डायरेक्शन लेते हैं डाइपोल मूवमेंट की वो नेगेटिव से पॉजिटिव लेते हैं, केमिस्ट्री वाले शायद इसको पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। खैर छोड़ो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, ये याद रखना फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगली चीज ये है इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होगी, आप खुद सोचो एसआई यूनिट क्या होगी। ये है Q इंटू डी, Q जो है वो चार्ज है, इसकी यूनिट होती है कूलम, D जो है वो डिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है मीटर, तो इसकी जो एसआई यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी? कूलम मीटर। आ रही बात समझ में? इसकी एक यूनिट और होती है, वो कई जगह आपको कुछ एक न्यूमेरिकल में देखिए ना दिख सकती है आपको, वैसे जनरली हमारा जो आईआईटी या नीट में क्वेश्चंस आते हैं उनमें सब में कूलम मीटर के फॉर्म में दिया हुआ होता है, बट कुछ बुक्स में आपको न्यूमेरिकल में मिल सकता है इसकी यूनिट डिबाई। तो डिबाई की इसकी यूनिट होती है, अगर डिबाई में आया, डिबाई को अगर कूलम मीटर में कन्वर्ट करना है यानी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो एक डिबाई जो होता है यानी वन डिबाई जो होता है वो आपका 3.3 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर के इक्वल होता है। ये चीज ध्यान रखना भाई कि एक डिबाई किसके इक्वल होता है, तो एक डिबाई जो होता है वो 3.3 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर, ये सेंटीमीटर नहीं है, कहीं सेंटीमीटर समझ जाओ सीएम को, सीएम जो है वो कूलम इंटू मीटर है, ये ध्यान रखना, ये कूलम इंटू मीटर है। तो अगर आपको वैल्यू दे दे डाइपोल मोमेंट की डिबाई में किसी न्यूमेरिकल में और उसको कूलम मीटर में कन्वर्ट करना हो, तो एक डिबाई का याद रख लेना कि वो 3.3 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर के इक्वल होता है। वैसे इतना कुछ दिया हुआ नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर कुछ न्यूमेरिकल में दिख जाए तो आप कन्वर्ट कर सको, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया है, ठीक है। बता दे डायमेंशन की, डायमेंशन क्या होगी, तो डायमेंशन क्या होगी Q इंटू डी, Q जो है वो चार्ज है, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है A1 T1 और D जो है वो डिस्टेंस है, इसकी डायमेंशन क्या होगी L1। तो ओवरऑल इसकी जो डायमेंशन बनेगी वो क्या बनेगी A1 T1 L1। आगे बात समझ में? तो ये इसकी डायमेंशन होगी A1 T1 L1, यूनिट होगी कूलम मीटर, इसकी एक यूनिट और होती है डिबाई, एक डिबाई जो होता है वो होता है 3.3 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरा सी समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल तो क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। क्लियर हो गया सबको अच्छे से? अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के ऊपर, जो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को उन दोनों के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, फिर हम इसके अंदर और आगे बढ़ेंगे। तो देखो मेरा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, अगर आप इसको पूरा नोट करना चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको फिर रफ कर रहा हूँ। अब देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, तो एक बिल्कुल बेसिक से न्यूमेरिकल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मेरा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, एक डाइपोल है, मतलब एक चार्ज है +2q, एक चार्ज है -q और एक चार्ज है यहाँ पे -q, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है वो स्मॉल a है, ये जो डिस्टेंस है वो भी स्मॉल a है, और ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। आगे बात समझ में? क्वेश्चन क्या है, तो एक -q चार्ज है, एक -q चार्ज है और ये 2q चार्ज है, ये डिस्टेंस स्मॉल a है और ये डिस्टेंस जो है वो भी स्मॉल a है, और इनके बीच का ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे ये 90 डिग्री का है। आपको बताना है इस पूरे सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा। आ रही बात समझ में? तो नेट डाइपोल मोमेंट कैसे होगा, देखो कई लोगों को ये लग रहा होगा कि यहाँ पे तो कोई डाइपोल बन ही नहीं रहा, क्योंकि डाइपोल बनाने के लिए तो हमारे पास दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। यहाँ पे -q है बट यहाँ पे +2q है, यहाँ पे भी -q है बट यहाँ पे +2q है। तो हम एक काम करते हैं, इस +2q को हम दो चार्ज लिख देते हैं +q, कोई फर्क तो ना पड़ेगा, +2q है, इसको +q कर देते हैं। तो एक +q और एक ये -q, ये एक नया इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया, और ये जो +q है और ये -q है ये अलग डाइपोल मोमेंट डाइपोल हो गया। तो ये बेसिकली दो डाइपोल का कॉम्बिनेशन हो गया।
आगे बात समझ में, एक डाइपोल तो यहाँ पे बन रहा है प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच में, एक डाइपोल यहाँ पे बन रहा है प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच में। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो तो कितना होगा, इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो चार्ज जो है क्यू है इनटू डिस्टेंस जो है वो ए है। तो इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो तो क्यू इनटू ए हो गया, और इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो भी कितना हो जाएगा, क्यू इनटू ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी चार्ज क्यू है और जो सेपरेशन है वो ए है। तो इस डाइपोल का क्यू इनटू ए, इस डाइपोल का भी डाइपोल मोमेंट जो है वो क्यू इनटू ए हो गया। अब जो डायरेक्शन होगी वो कितनी होगी, इस डाइपोल की जो डाइपोल मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी इस तरफ। और ये वाला जो डाइपोल है इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो कहां से कहां होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी ऊपर की तरफ। तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट तो लेफ्ट में आ गया, इस डाइपोल का तो डाइपोल मोमेंट आ गया वो कहां पे आ गया, वर्टिकली अपवर्ड आ गया। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, अब ये देखो ये भी क्यू ए है, ये भी क्यू ए है, एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो कहीं ना कहीं बीच में आ जाएगा, पी नेट, क्योंकि ये भी क्यू इंटू ए है, ये भी क्यू इंटू ए है, तो दोनों का जो नेट आएगा वो बिल्कुल बीच में आ जाएगा, क्योंकि दोनों का डाइपोल मोमेंट जो है वो सेम है। तो नेट जो आएगा वो बिल्कुल बीच में आएगा, और वो जो नेट डाइपोल मोमेंट आपका हो जाएगा वो हो जाएगा रूट टू क्यू इंटू ए। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये आपका नेट डाइपोल मोमेंट आ गया इस पूरे सिस्टम का, विच इज रूट टू इंटू क्यू इंटू ए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो स्मॉल एल है, और इसके वर्टेक्स पे हमको चार्ज दिए हुए हैं, ये चार्ज माइनस क्यू है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, और इस पे प्लस टू क्यू चार्ज है। और हमको बोला गया है इस पूरे सिस्टम का डाइपोल मोमेंट कितना होगा। तो इस पूरे सिस्टम का डाइपोल मोमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप चाहो तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसा ही है जो मैंने अभी आपको करवाया था। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, थोड़ा कोशिश करो और नए डाइपोल मोमेंट निकालने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर कैसे निकालेंगे और क्या आएगा इसका आंसर। तो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व किया होगा और आपने आंसर भी कैलकुलेट किया होगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखो, मैं इस प्लस टू क्यू को दो चार्ज में डिवाइड कर सकता हूँ, एक तो प्लस क्यू और एक और प्लस क्यू। ठीक है, तो अगर मैं इसको दो चार्ज में डिफाइन कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास दो डाइपोल बनते हुए दिख रहे हैं। एक डाइपोल तो मेरा ये बन रहा है, ठीक है, और एक डाइपोल मेरा ये वाला बन रहा है। ठीक है, दो अलग अलग यहाँ पे डाइपोल बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो तो हो जाएगा Q इंटू एल, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड तो Q है और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो L है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो तो Q इंटू एल हो जाएगा। और ये वाला जो डाइपोल है जो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है मेरे को, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो भी Q इंटू एल हो जाएगा। तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट भी Q इंटू एल है, इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो भी Q इंटू एल है। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी इस डाइपोल की जो डाइपोल मोमेंट आएगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, और इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी इसके डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन जो होगी वो इस तरफ होगी। दोनों का डाइपोल मोमेंट सेम आ रहा है, इसका भी Q इंटू एल है, इसका भी Q इंटू एल है। तो नेट डाइपोल मोमेंट जो आएगा वो बिल्कुल बीच में आ जाएगा कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे अपना नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा पी नेट। आ रही बात समझ में। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो बिल्कुल बीच में आ जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव यानी इस डायरेक्शन में होगा, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव यानी इस डायरेक्शन में होगा। दोनों का डाइपोल मोमेंट जो है सेम है, इसका भी Q इंटू एल है, इसका भी Q इंटू एल है। तो दोनों का जो नेट आएगा वो कहीं ना कहीं कहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल बीच में आ जाएगा। अब वो जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो कितना आएगा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो एंगल होगा आपका वो 60 होगा। क्यों 60 होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों एंगल 60-60 के होते हैं। तो अगर ये 60 का है तो उसका अपोजिट जो होगा वो भी कितने का होगा, 60 का होगा। तो बेसिकली ऐसा हो रहा है कि एक डाइपोल मोमेंट तो इस तरफ आ रहा है, वो Q इंटू एल है, एक डाइपोल आपका इस तरफ आ रहा है मोमेंट Q इंटू एल। तो जो नेट आएगा वो बिल्कुल बीच में आ जाएगा, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो अगर मुझे नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है, QL दोनों डाइपोल का जो नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे आप। अब डाइपोल मोमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट निकालने के लिए ये करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, यानी √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे जो cos थीटा वो 60 डिग्री का है। तो जब आप नेट डाइपोल मोमेंट निकालोगे तो उसका जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा आपका p net = जब आप पूरा सोल्व करोगे √3 × Q × L। आगे बात समझ में। तो ये इस पूरे सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने कैसे कैलकुलेट किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे ये बोला गया है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड L है और इसके चारों वर्टेक्स पे मुझे चार्ज दिए गए हैं, यहाँ पे +Q है और नीचे जो है वो -Q है। तो ये स्क्वायर है जिसकी साइड L है, वर्टेक्स पे आपको चार्ज दिख रहे हैं +Q +Q -Q -Q।
हमको इस पूरे सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट बताना है कि इस पूरे सिस्टम का जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा यानी पी नेट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, ये हमको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके थोड़ा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा, थोड़ा इसके बारे में सोचा होगा और आंसर भी आपने कैलकुलेट किया होगा। तो देखो आपका आंसर सही है कि गलत है। देखो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दिख रहा है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज दिख रहा है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज दिख रहा है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज दिख रहा है। तो मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो डाइपोल बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक डाइपोल तो मैं ये बोल सकता हूँ इसको, इन दोनों चार्ज के सिस्टम को एक डाइपोल बोल सकता हूँ, इन दोनों चार्ज के सिस्टम को मैं एक डाइपोल बोल सकता हूँ। तो ये जो डाइपोल है इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस जो वो L है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो तो आएगा Q इनटू L। यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो भी कितना आएगा, Q इनटू L। बात करते हैं डायरेक्शन की। इस डाइपोल की जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो होगी नेगेटिव से पॉजिटिव यानी ऊपर की तरफ। इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव होगा यानी ऊपर की तरफ होगा। तो जो दो डाइपोल मुझे यहाँ बनते हुए नजर आए हैं, उन दोनों डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो ऊपर की तरफ है। तो नेट डाइपोल जो होगा डाइपोल मोमेंट वो भी कहां पे हो जाएगा, आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि इस डाइपोल का भी डाइपोल मोमेंट ऊपर है, इस डाइपोल का भी डाइपोल मोमेंट ऊपर है। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो भी कहां पे आ जाएगा, आपका ऊपर आ जाएगा। और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों का डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों का जो नेट निकालूंगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा डायरेक्ट। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो आ जाएगा 2q इनटू L। आगे बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस पूरे सिस्टम का जो नेट डाइपोल मोमेंट हो गया वो कितना हो गया, 2qL, और डायरेक्शन जो हो जाएगी वो कहां पे हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा सब अच्छे से। अब देखिए किसी बच्चे के दिमाग में एक डाउट आ सकता है, यहाँ पे क्या डाउट आ सकता है, किसी बच्चे के दिमाग में डाउट आ सकता है कि सर आपने जो इस क्वेश्चन को सोल्व किया है इसमें इसको एक डाइपोल मान लिया, इसको एक डाइपोल मान लिया, और इसके हिसाब से आपने इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व किया और इसके हिसाब से आपको जो नेट आया वो 2q इनटू L आया। ठीक है, लेकिन किसी बच्चे के माइंड में ये आ सकता है कि क्या हम इसको डाइपोल ना मान के इस माइनस क्यू और इस प्लस क्यू को एक डाइपोल मान ले और इस माइनस क्यू और इस प्लस क्यू को एक डाइपोल मान ले, फिर क्वेश्चन को सोल्व करें, तो क्या आंसर पे कुछ फर्क पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा नहीं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो कैसे, जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ पे भी एक प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज था और यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज था। ठीक है, और ये स्क्वायर बन रहा था एक। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि मैंने जो डाइपोल लिया है वो एक तो इसको डाइपोल ले लिया और एक इसको डाइपोल ले लिया और उसके हिसाब से मैंने इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। लेकिन किसी बच्चे के दिमाग में ये आ सकता है कि हम इसको एक डाइपोल मान लें, क्योंकि ये भी तो माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है, और एक इसको हम एक डाइपोल मान लें। आ रही बात समझ में, इन दोनों को एक डाइपोल मान ले, एक तो इसको एक डाइपोल मान ले और एक इसको एक डाइपोल मान ले, और इसके हिसाब से अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करें तो क्या आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कैसे, ये जो डाइपोल है इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आएगी पी की या डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, q इनटू ये डिस्टेंस, ये स्क्वायर है तो लेंथ जो है वो l है, तो ये डायगोनल हो जाएगा वो √2l हो जाएगा। तो यहाँ पे इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट आएगा वो आएगा √2 इनटू ql, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो √2l हो जाएगी। ऐसे इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, यह डिस्टेंस जो है वो भी √2l हो जाएगी, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो भी √2 इनटू q इनटू l आएगा। आ रही बात समझ में। तो जो दोनों का जो डाइपोल मोमेंट आया, इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट वो √2q इनटू l आया, इसका सिस्टम का जो डाइपोल मोमेंट आया वो भी कितना आया, √2q इनटू l। तो दोनों सिस्टम का डाइपोल मोमेंट सेम आ रहा है, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट बनेगा वो बिल्कुल बीच में बनेगा, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट भी √2q है, इसका भी √2q है, तो नेट जो आएगा वो बिल्कुल बीच में आएगा। और इन दोनों के जो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है उनके बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो जब आप इस √2ql और इस √2ql का जब नेट निकालोगे तो वो जो यहाँ पे पी नेट बनेगा वो जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो दोबारा से वो 2q इनटू l ही बन जाएगा, और वो बिल्कुल बीच में यानी ऊपर की तरफ ही आ जाएगा। तो वही आंसर आ रहा है। पहले जब मैंने इसको और इसको इस चार्ज के सिस्टम को और इस चार्ज के सिस्टम को जब मैंने डाइपोल मोमेंट माना था, सॉरी डाइपोल माना था, यानी इसको एक डाइपोल माना, इसको एक डाइपोल माना, तो जो आंसर आया वो भी 2q इनटू l आया था और वो भी ऊपर की तरफ ही आया था। और जब मैं इस चार्ज और इस चार्ज को एक डाइपोल मानूं और इस चार्ज और इस चार्ज को भी एक डाइपोल मानूं, फिर मैं सोल्व करूं तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, दोबारा से 2q इनटू l ही आ रहा है, और अभी भी कहां आ रहा है आपका, तो ऊपर की तरफ ही आ रहा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस चार्ज को लेके एक सिस्टम डिजाइन कर रहे हो। आप चाहो तो इसको एक डाइपोल मान लो और इसको एक डाइपोल मान लो, चाहो तो इसको एक डाइपोल और इसको एक डाइपोल मान लो, फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर जो आने वाला है वो सेम ही आने वाला है। आ रही बात समझ में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब मैं जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ उसमें आप कई सारे डाइपोल के कॉम्बिनेशन मान सकते हो, तो डाइपोल का कोई सा भी कॉम्बिनेशन मान के आप सोल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है,
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। अब देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में मुझे बोला गया है कि मेरे पास एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड ए है और इसके वर्टेक्स पे कुछ चार्जेस गिवन है, जैसे यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, और नीचे जो है वो माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, यानी इन तीनों वर्टेक्स पे माइनस क्यू चार्ज है, ऊपर के तीनों वर्टेक्स पे प्लस क्यू चार्ज है, और ये जो है वो रेगुलर हेक्सागन है, इसकी साइड जो है वो ए है। आपको बताना है इस पूरे सिस्टम का डायपोल मोमेंट कितना होगा। आ रही बात समझ में? तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर निकालने की कोशिश कीजिए और फिर देखना कि आपका आंसर सही है कि गलत है जब मैं इसको सोल्व करूं। तो चलिए ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व करने की कोशिश करो। तो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा, इसको सोल्व करने की कोशिश भी की होगी और आपने कुछ आंसर भी निकाला होगा। तो देखो मैं बता दूं इसको सोल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे काफी सारे आप कॉम्बिनेशन ले सकते हो। एक बच्चा जो है वो इस माइनस क्यू और प्लस क्यू का एक डाइपोल का कॉम्बिनेशन ले सकता है, इस माइनस क्यू और इस प्लस क्यू का एक कॉम्बिनेशन ले सकता है, और इस प्लस क्यू और इस माइनस क्यू का एक कॉम्बिनेशन ले सकता है। यानी तीन डाइपोल के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, एक जैसे ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, और ये वाला और ये वाला, और इन तीनों का जो सिस्टम, यहाँ पे तीन डाइपोल बन रहे हैं, तो इन तीनों डाइपोल का डाइपोल मोमेंट निकाल लो और फिर उनका रिजल्टेंट निकाल लो, वही मेरे इस पूरे सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकता है कि मैं इस माइनस क्यू और इस प्लस क्यू का एक सिस्टम ले लूं। ठीक है, इस माइनस क्यू और इस प्लस क्यू का एक सिस्टम ले लूं, और इस माइनस क्यू और इस प्लस क्यू का एक सिस्टम ले लूं, और फिर इन तीनों का डाइपोल मोमेंट निकाल लूं और फिर उनका रिजल्टेंट निकाल लूं। ऐसा भी कर सकते हैं, जैसी मर्जी आपकी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो भी आपको डाइपोल मोमेंट, आपको जैसा पेयर बनाना है वैसा पेयर आप बना सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसा पेयर बनाने की कोशिश करो जहां से आंसर निकलना आसान है। जो मैंने यहाँ पे डाइपोल के पेयर बनाए हैं, यानी एक पेयर ये वाला, एक पेयर ये वाला और एक पेयर ये वाला, यहाँ से आंसर निकालना बहुत आसान है, इसलिए मैंने ये वाले पेयर बनाए हैं। आप चाहो तो इसका और इसका पेयर बना सकते हो, इसका और इसका पेयर बना सकते हो, इसका और इसका भी बना सकते हो। उससे जब आप आंसर निकालोगे तो उसका आंसर भी वही आएगा जो यहाँ से आने वाला है, बट वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए मैंने जानबूझ के ये वाला लगाया क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो ऊपर आएगा, वो आ जाएगा Q इंटू ए, क्योंकि जो सेपरेशन है वो ए का है, क्योंकि साइड ए की दी हुई है। इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो भी ऊपर की तरफ आ जाएगा, और वो जो आएगा वो भी कितना आएगा, Q इंटू ए। तो इसका डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ आ गया Q इंटू ए, इसका डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ आ गया Q इंटू ए। इसका डाइपोल मोमेंट कितना बनेगा, उसके लिए मुझे इन दोनों के बीच का सेपरेशन चाहिए। अब एक रेगुलर हेक्सागन है, उनके में इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन वैसे आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली, ये जो सेपरेशन होता है वो 2a हो जाएगा अगर साइड a है तो। वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, अगर कोई रेगुलर हेक्सागन है तो सेंटर से वर्टेक्स की जो डिस्टेंस होती है वो वही होती है जो उनकी साइड के बराबर होती है, वो आप ज्योमेट्री से निकाल भी सकते हो, तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो अगर ये मैं रेगुलर हेक्सागन का सेंटर मान लूं तो सेंटर की वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होगी वो वही होगी जो साइड है, यानी a हो जाएगी, और यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो भी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, हो जाएगी 2a की हो जाएगी। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव यानी ऊपर की तरफ आ जाएगा, और वो जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा इस पूरे सिस्टम का, मतलब सॉरी इन दोनों चार्जेस का, तो इन दोनों चार्जेस का जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो ऊपर आएगा, और वो आ जाएगा 2q इंटू ए। 2q इंटू ए क्यों बोला, क्योंकि ये जो सेपरेशन हो गया वो 2a का हो गया। तो तीन पेयर बन रहे थे मेरे डाइपोल के, तीनों पेयर का जो डाइपोल मोमेंट है वो ऊपर आ रहा है, तीनों पेयर का जो डाइपोल मोमेंट आ रहा है वो कहां पे आ रहा है, आपका ऊपर की तरफ आ रहा है। इसका भी q इंटू ए आ रहा है, इसका भी q इंटू ए आ रहा है, और इसका कितना आ रहा है 2q इंटू ए, तो तीनों का ही ऊपर आ रहा है, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो भी ऊपर की तरफ ही हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, तीनों का सेम डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4q इंटू ए। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट हो गया वो कितना हो गया आपका, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो आपका हो जाएगा 4q इंटू ए, और वो जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सोल्व किया है, और आई होप कि आपका आंसर जो आया होगा वो यही आया होगा 4q इंटू ए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, थोड़ा लेवल जो होगा वो इन क्वेश्चन से थोड़ा सा अच्छा होगा, तो देखो क्या है वो क्वेश्चन। सो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे ये बोला गया है कि मेरे पास दो वायर है, इन दोनों वायर के बीच का जो गैप है ये बहुत नेग्लिजिबल गैप है एज कंपेयर टू एल। एल के कंपैरिजन में ये जो गैप है दोनों वायर के बीच का ये बहुत स्मॉल है। मैं वायर के नाम भी देता हूँ, एक वायर है ए बी और एक वायर है सी डी। ठीक है, ये जो बी और सी पॉइंट के बीच का जो गैप है ये बहुत स्मॉल है, नेग्लिजिबल गैप मान सकते हो आप इसको। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा बोला गया है कि दो वायर है, एक वायर है ए बी, एक वायर है सी डी। इस ए बी जो वायर है इसके चार डेंसिटी दे रखी है प्लस लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, और जो सी डी वायर है इसके चार डेंसिटी दे रखी है मेरे को माइनस का लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। दोनों वायर की जो लेंथ है वो एल एल है। हमसे ये बोला गया है कि इस सिस्टम का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा।
आ रही है बात समझ में? मतलब एक पूरा वायर जिसे पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा वायर जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, दोनों वायर की लेंथ एल है और हमको ये बोला गया इस पूरे सिस्टम का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए इसको सोल्व करने की। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा और इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो एक बार वीडियो पॉज करके आप अपने लेवल पे ट्राई करो इसको, फिर मैं आपको बताता हूँ। सो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा, थोड़ा कैलकुलेशन करने की कोशिश की होगी, थोड़ा सोल्व करने का आपने ट्राई किया होगा। आई होप कि आपका कुछ ना कुछ आंसर भी आया होगा इसका। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। ये पूरा का पूरा एक वायर है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पूरा वायर है, ये नेगेटिवली चार्ज है। तो अगर हमको इसका डायपोल मोमेंट निकालना है तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे सीधी सीधी बात है, ये तो आपको साफ साफ दिख गया होगा कि मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और यहाँ पे भी चार्ज पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट है, कोई पॉइंट चार्ज नहीं है यहाँ पे। अगर पॉइंट चार्ज होता तो मैं डायरेक्ट निकाल लेता चार्ज इंटू उनके बीच का गैप। यहाँ पे चार्ज जो वो डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वायर में, यहाँ पे भी चार्ज पूरे वायर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सीधी सीधी बात है, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो देखो उसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यहां से मतलब इस मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पे जाने के बाद एक dx लेंथ का स्मॉल सेगमेंट काट रहा हूं। ऐसे ही यहां पर भी x डिस्टेंस पे जाने के बाद एक dx लेंथ का सेगमेंट काट रहा हूं। आ रही बात समझ में? मतलब यहां से x डिस्टेंस जाने के बाद dx का काट दिया और यहां से x डिस्टेंस काटने के बाद कितने लेंथ का सेगमेंट काट लिया, dx लेंथ का सेगमेंट काट लिया। इस पे जो चार्ज होगा, जो मैंने यहाँ पे स्मॉल सेगमेंट काटा है ये वाला, इस स्मॉल सेगमेंट में जो चार्ज होगा वो dq होगा, वो चार्ज नेगेटिव होगा और वो जो चार्ज होगा वो मेरा होगा माइनस का लैम्डा dx। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि इस वायर पे जो चार्ज है वो माइनस में नेगेटिव में है। तो ये जो स्मॉल सेगमेंट है इस पे चार्ज कितना होगा, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है, माइनस लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। इसका मतलब यूनिट लेंथ पे चार्ज माइनस लैम्डा है, तो dx लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस का लैम्डा dx। सिमिलरली ये जो मैंने यहाँ पे स्मॉल सेगमेंट कट किया है, इस पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, dq, वो होगा प्लस लैम्डा dx। क्योंकि यूनिट लेंथ का चार्ज जो है वो लैम्डा है, तो dx लेंथ का चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा dx। तो इस स्मॉल सेगमेंट का चार्ज हो गया लैम्डा dx, इस स्मॉल सेगमेंट का चार्ज हो गया माइनस लैम्डा dx और दोनों स्मॉल सेगमेंट के बीच का जो गैप हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया 2x। तो इस सिस्टम का जो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है, ये स्मॉल सेगमेंट और ये स्मॉल सेगमेंट मैंने जो यहाँ पे कंसीडर किया है, इस सिस्टम का जो डायपोल मोमेंट होगा वो छोटा सा डायपोल मोमेंट आएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे स्मॉल सेगमेंट किया है तो चार्ज जो है वो छोटा सा चार्ज है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट आएगा वो छोटा सा डायपोल मोमेंट आएगा। वो जो छोटा सा डायपोल मोमेंट आएगा उसको मैं डीपी लिख रहा हूँ, वो आएगा आपको चार्ज इनटू इनके बीच का गैप। तो चार्ज तो है लैम्डा dx और उनके बीच का गैप कितना है, 2x। तो ये मेरा डायपोल मोमेंट आएगा जो मैंने स्मॉल सेगमेंट लिया है उस सिस्टम की वजह से। मुझे इस पूरे वायर की वजह से डायपोल मोमेंट निकालना है, तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका पूरे का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जब मैं इस पूरे का इंटीग्रेशन करूंगा, मतलब पी नेट जो आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीपी, और इंटीग्रेशन जो होगा वो x के रेस्पेक्ट में होगा और x की लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, ये जो है वो वायर जो है यहां से स्टार्ट होकर कहां तक जा रहा है, l तक जा रहा है। तो जो x की लिमिट लगेगी वो लगेगी 0 से लेकर कहां तक, l तक। तो p नेट जो मेरा कैलकुलेट होके आएगा वो कितना आएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2 लैम्डा x dx लिमिट 0 टू l। लिमिट 0 टू l क्यों लगाई है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि x कहां से कहां तक जा सकता है, वायर जो है वो स्टार्ट यहां से हो रहा है और एंड कहां पे हो रहा है, l पे। तो x की लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, 0 से लेकर कहां तक, l तक। तो यहां से 2 लैम्डा तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x का होगा वो हो जाएगा x² 2 और लिमिट लगेगी 0 टू l। तो जब आप लिमिट डाल के जब इसको सॉल्व करोगे तो ये जो आंसर आएगा आपका वो आएगा लैम्डा l²। ये आपका नेट डायपोल मोमेंट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? तो इस पूरे सिस्टम का जो नेट डायपोल मोमेंट आया वो कितना आया आपके पास, वो आया लैम्डा l²। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने कैसे सोल्व किया। एक अच्छा क्वेश्चन था, सॉल्यूशन कोई इतना ज्यादा लेंथी नहीं है, जिसको इंटीग्रेशन वगैरह करना आता है, स्मॉल सेगमेंट कैसे लेते हैं वो सब आता है, तो उसने शायद ये सोल्व भी कर लिया होगा। और आई होप कि आपने वीडियो पोस्ट करके जब इसको सोल्व किया होगा तो आपका आंसर भी यही आया होगा, लैम्डा l²। ठीक है, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की हो, यानी जो डायरेक्शन होगी, ये पूरा वायर नेगेटिव है, ये जो पॉजिटिव है, तो जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, या तो उसको माइनस आई कैप भी बोल सकते हो, क्योंकि इस डायरेक्शन जो है उसको माइनस आई कैप बोलेंगे, तो डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा लैम्डा l² और डायरेक्शन हो जाएगी माइनस आई कैप। ठीक है, अब देखो इसका मेरा एक तरीका और है इसके पास सोल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है, देखो वो है शॉर्ट ट्रिक। ये तरीका तो है इंटीग्रेशन वाला, आप चाहो तो उसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, उसको अपन डायरेक्ट कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखो डायरेक्ट कैसे सोल्व कर सकते हैं वो समझना आप इसको।
इसको हम डायरेक्ट ऐसे सोल्व कर सकते हैं, मैं इस पूरे वायर के चार्ज को इसके सेंटर पे मान लूं, जैसे वहां पे 11th में हम सेंटर ऑफ मास पढ़ते थे, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा सेंटर ऑफ चार्ज। तो पहली बात तो ये कि इस पूरे वायर का चार्ज कितना है, तो मैं बोलूंगा इस पूरे वायर का चार्ज हो जाएगा लैम्बडा एल, क्योंकि यूनिट लेंथ का चार्ज है लैम्बडा, तो एल लेंथ का चार्ज हो जाएगा लैम्बडा एल। ऐसे ही इसका जो जाएगा चार्ज वो भी हो जाएगा लैम्बडा एल, बस इसका चार्ज नेगेटिव में होगा, इसका चार्ज पॉजिटिव में होगा। तो इस पूरे वायर पे चार्ज है लैम्बडा एल नेगेटिव में, इस पूरे वायर पे चार्ज है लैम्बडा एल पॉजिटिव में। मैं इस पूरे चार्ज को इसके सेंटर पे मान सकता हूँ, जैसे सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिड पॉइंट पे होता है, ऐसे अगर इसका वायर जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इसका जो सेंटर ऑफ चार्ज होगा वो भी बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा। तो इस पूरे वायर के चार्ज को मैं इसके सेंटर पे मान सकता हूँ, जो L/2 पे होगा, यानी यहाँ पे कहीं पे होगा बिल्कुल बीच में, और वो चार्ज होगा लैम्बडा एल नेगेटिव में। ऐसे इस पूरे वायर के चार्ज को मैं इसके सेंटर पे मान सकता हूँ, वो भी L/2 पे होगा यहाँ से, तो यहाँ से L/2 पे होगा, तो वो जो चार्ज होगा वो भी कितना होगा लैम्बडा एल, लेकिन ये पॉजिटिव में होगा। तो ये यहाँ से L/2 पे, ये यहाँ से L/2 पे होगा पूरा चार्ज, तो पूरा गैप कितने का हो जाएगा, वो हो जाएगा L/2 प्लस L/2 यानी L। तो अब ये जो चार्ज है ये पूरा सेंटर चार्ज आ गया, ये पॉइंट चार्ज हो गया एक तरह से, ये पूरे वायर का जो चार्ज है उसके सेंटर ऑफ चार्ज पे आ गया, वो माइनस लैम्बडा एल है। तो इसको और इसको मैं एक तरह से डायपोल बोल सकता हूँ, इस पे चार्ज पॉजिटिव में लैम्बडा एल, इस पे चार्ज नेगेटिव में लैम्बडा एल, और इनके बीच का जो गैप है वो एल है। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो नेट डायपोल मोमेंट होगा पी नेट, वो हो जाएगा चार्ज इनटू इनके बीच का गैप, चार्ज है लैम्बडा एल, गैप जो है वो एल है, तो आंसर आ जाएगा लैम्बडा एल स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है कहना चाहूँ। तो यहाँ पे हम सेंटर ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, अब किसी बच्चे के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर डाइपोल में तो आपने सेंटर ऑफ चार्ज वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब हम कैलकुलेट कर रहे थे एक वायर की वजह से, एक रिंग की वजह से, तो वहां पे तो आपने कहा था कि कभी भी सेंटर ऑफ चार्ज जैसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, हर बार आपने इंटीग्रेशन करके ही बोला था कि सोल्व करना है। तो यहाँ पे हम जो है सेंटर ऑफ चार्ज वाला कॉन्सेप्ट क्यों काम में ले रहे हैं डाइपोल के अंदर, तो उसका आंसर जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो मैंने आपको वीडियो अपलोड किया था कूलम्ब्स लॉ वाला, जो कूलम्ब्स लॉ का थ्योरी वाला वीडियो है, उसमें मैंने आपको बताया था कि कहां पे सेंटर ऑफ चार्ज या सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट लगता है, और कहां पे सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ चार्ज वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता। तो मैंने बताया कि जैसे किसी फॉर्मूले में m इंटू आर वेक्टर आ जाए, जैसे किसी फॉर्मूले में m इंटू आर वेक्टर आ रहा है, किसी फॉर्मूले में m इंटू v वेक्टर आ रहा है, या किसी फॉर्मूले में m इंटू a वेक्टर आ रहा है, मतलब मास इंटू डिस्प्लेसमेंट, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू एक्सेलरेशन, अगर ऐसी कोई टर्म आ रही है किसी फॉर्मूले में, तो उन चीजों को कैलकुलेट करने के लिए हम सेंटर ऑफ मास लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट। ऐसे ही जैसे मान लो कहीं पर आपके पास ये आ जाए q इंटू आर वेक्टर, q इंटू वी वेक्टर, q इंटू ए वेक्टर, ऐसे कोई फॉर्मूले में कहीं ऐसे टर्म देखने को मिल रही है, यदि किसी फॉर्मूले में ये आता है या q इंटू वी वेक्टर या q इंटू ए वेक्टर, ऐसी कोई टर्म आती है, तो वहां पे हम सेंटर ऑफ चार्ज वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अब कूलम्ब्स लॉ में कैसे टर्म आई थी, कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स हमारे पास आया था वो कैसा आया था, वो आया था k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो वहां पे जो टर्म आई थी वो q इंटू आर वेक्टर जैसी नहीं थी, जबकि q अपॉन आर स्क्वायर जैसा टर्म मिल रहा था हमको वहां पे, तो वहां पे सेंटर ऑफ चार्ज वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता। जबकि डाइपोल में देखो आपका डाइपोल मोमेंट जो फॉर्मूला आया है उसमें क्या आया है, चार्ज इंटू उनके बीच का गैप, तो चार्ज इंटू उनके बीच का गैप अगर मैं r मान लूं, यानी उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं r मान लूं, तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट में जो फॉर्मूला बन रहा है वो q इंटू आर वेक्टर जैसा बन रहा है, और q इंटू आर वेक्टर जैसा कोई टर्म आ जाती है, q इंटू वी वेक्टर जैसे कोई टर्म आ जाए, q इंटू ए वेक्टर, यहाँ पे ए वेक्टर एक्सेलरेशन है, वी वेक्टर जो है वेलोसिटी है, आर वेक्टर जो है वो पोजीशन है, या डिस्प्लेसमेंट मान सकते हो, या गैप मान सकते हो, डिस्टेंस मान सकते हो। तो यहाँ पे जो है वो ऐसा कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसे टर्म बन रही है हमारे यहाँ पे डाइपोल मोमेंट में q इंटू आर वेक्टर जैसे, इसलिए हम यहाँ पे सेंटर ऑफ चार्ज वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में 1 में r स्क्वायर आ रहा था, वहां पे ऐसा कोई बन नहीं रहा था, इसलिए वहां पे अपन सेंटर ऑफ चार्ज वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। ये सब चीजें मैं वैसे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कूलम्ब्स लॉ वाले वीडियो में, ठीक है। तो ध्यान रखना, डाइपोल मोमेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप सेंटर ऑफ चार्ज वाला कॉन्सेप्ट काम में ले सकते हो, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो वहां पे हम ये सब चीजें अप्लाई नहीं कर सकते, वहां पे कभी भी हम सेंटर ऑफ चार्ज जैसा कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस वायर और इस वायर के बीच में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना होता, तो फिर मैं इंटीग्रेशन करके ही उसको सोल्व करता, मैं पूरे वायर के चार्ज को सेंटर पे मान के और इस पूरे वायर के चार्ज को सेंटर पे मान के उन दोनों के बीच में फोर्स डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकता था। ये चीज क्लियर हो रही है सबको अच्छे से। तो यहाँ पे जो आया है डाइपोल मोमेंट, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम सेंटर ऑफ चार्ज वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, और क्यों लगा सकते हैं ये मैंने आपको वैसे थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे दे दिया है, बाकी डिटेल में मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ बता रखा है जब उसका थ्योरी वीडियो मैंने अपलोड किया था, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे ये बोला गया है कि मेरे पास एक रिंग है जिसकी रेडियस r है। बेसिकली ये रिंग है, इस रिंग की जो रेडियस है वो r है,
इसका जो रिंग का अपर हाफ पोर्शन है उस पर चार्ज है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, और लोअर हाफ जो पोर्शन है उस पर चार्ज है माइनस का लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। आ रही है बात समझ में? हमको ये बताना है इस पूरे सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है कि एक आर रेडियस की रिंग है जिसका अपर हाफ जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और उसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है, और लोअर हाफ जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और उसकी चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है। तो आपको बताना है इस पूरे सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा। आ रही बात समझ में? अब आपके पास दो मेथड है, या तो आप सेंटर ऑफ चार्ज वाले कॉन्सेप्ट से कर लो या फिर आप इसको इंटीग्रेशन करके सॉल्व करो। और क्यों हम डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए सेंटर ऑफ चार्ज वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि हम डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हम सेंटर ऑफ चार्ज वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ये चीज मैं पहले बोल रहा हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए ही हम सिर्फ सेंटर ऑफ चार्ज वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। कभी भी अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, या आगे जाके मैं पोटेंशियल वगैरह भी पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वहां पे हम कभी भी कैलकुलेट करने के लिए सेंटर ऑफ चार्ज जैसा कोई कॉन्सेप्ट काम में नहीं लेंगे। सेंटर ऑफ चार्ज वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए ही काम में लिया जाएगा, और उसका रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा कैलकुलेट करने की सोल्व आप ट्राई करो इसको, या तो आप इंटीग्रेशन से करना चाहते हो तो इंटीग्रेशन से कर दो, सेंटर ऑफ चार्ज वाले कॉन्सेप्ट से करना चाहो तो सेंटर ऑफ चार्ज वाले कॉन्सेप्ट से कर दो। तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, सो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कैलकुलेट किया होगा। तो चेक करना आपने सही किया है गलत किया है। तो इसको पहले मैं बता रहा हूं इंटीग्रेशन वाले मेथड से, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको सेंटर ऑफ चार्ज वाले मेथड से। ठीक है, तो पहले तो अपन इंटीग्रेशन वाला मेथड देखते हैं कि इंटीग्रेशन वाले मेथड से हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन वाले मेथड से कैसे सोल्व होगा, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे थीटा एंगल पे जाने के बाद एक डी थीटा एंगल का एक स्मॉल सेगमेंट कंसीडर कर रहा हूं। तो जैसे मैंने यहाँ पे थीटा एंगल पे जाने के बाद डी थीटा का एंगल का स्मॉल सेगमेंट कंसीडर किया है, ऐसे सेम टू सेम ऐसा सेगमेंट मैं यहाँ पे भी कंसीडर कर सकता हूँ थीटा एंगल पे जाने के बाद डी थीटा एंगल का। आ रही बात समझ में? यहां से थीटा एंगल पे जाने के बाद डी थीटा का स्मॉल सेगमेंट कंसीडर कर दिया। ऐसे जैसे ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे ये वाला एंगल तो थीटा होगा, तो यहाँ पे भी मैंने थीटा एंगल पे जाने के बाद एक डी थीटा एंगल का एक स्मॉल सेगमेंट कंसीडर कर लिया। आ रही बात समझ में? तो दो सेगमेंट मैंने कंसीडर किए हैं, एक तो यहाँ पे थीटा एंगल पे जाने के बाद डी थीटा का, और एक इसके ठीक अपोजिट यहाँ पे थीटा एंगल पे जाने के बाद डी थीटा का स्मॉल सेगमेंट मैंने कंसीडर किया है। आ रही बात समझ में? ये जो स्मॉल सेगमेंट मैंने कंसीडर किया है इसकी लेंथ कितनी होगी, तो ये आर्क है, आर्क की लेंथ जो होती है वो होती है रेडियस इनटू एंगल, तो रेडियस है आर और ये जो एंगल है वो डी थीटा। तो ये जो मैंने स्मॉल सेगमेंट कट किया है इसकी लेंथ जो है वो आर डी थीटा है, तो इस पे जो चार्ज आएगा डी क्यू वो हो जाएगा लैम्डा आर डी थीटा। क्यों लैम्डा आर डी थीटा हुआ वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यूनिट लेंथ का चार्ज जो है वो लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है, तो इस स्मॉल सेगमेंट का जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा आर डी थीटा। ऐसे ही जो ये वाला स्मॉल सेगमेंट है इस पे जो चार्ज हो जाएगा डी क्यू वो हो जाएगा माइनस का लैम्डा आर डी थीटा। आ रही है बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है डेंसिटी है वो माइनस का लैम्डा है और इसकी लेंथ जो होगी वो भी आर डी थीटा होगी, तो इस पे जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का लैम्डा आर डी थीटा। अब ये वाला जो स्मॉल सेगमेंट है और ये वाला जो स्मॉल सेगमेंट है इन दोनों पे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, लैम्डा आर डी थीटा लैम्डा आर डी थीटा, लेकिन साइन इनका अपोजिट है, तो एक तरह से ये डाइपोल बन गया। और इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो कितना आएगा, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा मैं उसको डीपी लिख रहा हूँ, वो आएगा चार्ज इनटू उसका मैग्नीट्यूड, सॉरी चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच का गैप। तो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कितना है लैम्डा आर डी थीटा, और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है 2r, ये डायमीटर तो बन जाएगा। तो मतलब डीपी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2 लैम्डा आर स्क्वायर डी थीटा। ये मेरा डाइपोल मोमेंट आ गया इस और इस स्मॉल सेगमेंट का। ये जो स्मॉल सेगमेंट मैंने कंसीडर किए हैं, ये जो मैंने डाइपोल यहाँ पे कंसीडर किया है छोटा सा डाइपोल, इसका डाइपोल मोमेंट निकल के आ गया, वो निकल के आ गया 2 लैम्डा आर स्क्वायर डी थीटा। आ रही है बात समझ में? अब बात आती है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो जो डायरेक्शन मेरे पास यहाँ पे आने वाली है वो डायरेक्शन कितनी है, कहाँ पे आएगी, वो डायरेक्शन आएगी यहाँ पे इस डायरेक्शन में। ये चीज समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? ये जो मैंने डायरेक्शन यहाँ पे कंसीडर की है ब्लू मार्कर से मैंने शो किया है, तो ये जो है डायरेक्शन ये है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, जो मैंने यहाँ पे डाइपोल कंसीडर किया है उसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। आ रही बात समझ में? तो इसको मैं काम करता हूँ, इसको मैं कंपोनेंट्स में तोड़ देता हूँ, यानी जो मैंने डाइपोल मोमेंट निकाला है डीपी, बेसिकली ये डीपी की डायरेक्शन है। ठीक है, तो डीपी वेक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। और व्हाट इज डीपी वेक्टर? डीपी वेक्टर क्या है? ये डीपी वेक्टर जो है वो जो मैंने डाइपोल यहाँ पे कंसीडर किया है उसका डाइपोल मोमेंट है। अब इसको मैं कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा डीपी वेक्टर का वो तो कितना आएगा
तो डीपी वेक्टर का जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट आएगा, उसको मैं डीपी वेक्टर एक्स लिख रहा हूं, उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मैग्नीट्यूड आएगा डीपी कॉस थीटा। मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो डायपोल मोमेंट आएगा वो तो आएगा डीपी कॉस थीटा, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो डायपोल मोमेंट आएगा वाई एक्सिस के लॉन्ग वो आएगा डीपी साइन थीटा। आगे बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने जो यहाँ पे डायपोल कंसीडर किया था छोटा सा, उसका डायपोल मोमेंट है डीपी, और वो डायपोल मोमेंट कितना आया है 2 लैम्डा आर स्क्वायर डी थीटा। उसकी डायरेक्शन जो आ रही है वो यहाँ पे कहीं पे आ रही है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर। इसको मैंने कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लिया। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा वो तो आएगा डीपी कॉस थीटा, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा डीपी साइन थीटा। आ रही बात समझ में? अब मैं अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर मैं नेट डायपोल मोमेंट निकालूं कि पी नेट एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो वो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीपी एक्स, यानी इसका पूरे का इंटीग्रेशन। मतलब एक्स कंपोनेंट जो आया है डायपोल मोमेंट का, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो नेट डायपोल मोमेंट आ जाएगा कि एक्स डायरेक्शन में कितना आ रहा है। ठीक है, और एंगल की लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, 0 से लेकर पाई तक। ये एंगल मैं कहां से कहां तक कंसीडर कर सकता हूं, 0 से लेकर पाई तक। ऐसे नीचे वाला एंगल भी कहां से कहां तक आ जाएगा, 0 से लेकर पाई तक। तो जो लिमिट लग जाएगी वो कहां से कहां तक लग जाएगी, 0 से लेकर पाई तक। ये बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? भाई लिमिट तो 0 से पाई तक लगेगी ना, अपर हाफ जो है उसमें एंगल कहां से कहां तक काट सकता हूं, 0 से लेकर पाई तक। लोअर हाफ में भी एंगल कहां से कहां तक काट सकता हूं, यानी जो स्मॉल सेगमेंट में कंसीडर कर सकता हूं लोअर हाफ में, वो भी कहां से कहां तक कंसीडर कर सकता हूं, 0 से लेकर पाई तक। इसलिए जो लिमिट लगेगी वो कहां से कहां तक लगेगी, 0 से लेकर पाई तक। तो जो पी नेट आएगा एक्स एक्सिस के अमाउंट वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीपीएक्स। डीपीएक्स कितना है मेरे पास, डीपी कॉस थीटा, और डीपी की वैल्यू कितनी है 2 लैम्डा आर स्क्वायर डी थीटा। तो ये हो जाएगा डीपी कॉस थीटा, और डीपी की वैल्यू यहां पे मैं पुट कर रहा हूं। तो डीपी की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 लैम्डा आर स्क्वायर, 2 लैम्डा आर स्क्वायर डी थीटा इनटू कॉस थीटा। तो 2 लैम्डा आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, और लिमिट लग जाएगी कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई तक। ये बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? जब आप इसका पूरे का इंटीग्रेशन कर दोगे, 2 लैम्डा आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो sin थीटा हो जाएगा, और जब आप अपर लिमिट लगा के और लोअर लिमिट लगा के सोल्व करोगे तो नेट डायपोल मोमेंट जो आएगा x एक्सिस के अलोंग वो आपका 0 हो जाएगा। मतलब जब आप इसका पूरे का इंटीग्रेशन करोगे तो x एक्सिस के अलोंग जो नेट डायपोल मोमेंट बचेगा वो कितना बचेगा, वो 0 बचेगा। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? ऐसे ही अगर मेरे को y एक्सिस के अलोंग नेट डायपोल मोमेंट निकालना है तो y एक्सिस के अलोंग नेट डायपोल मोमेंट कैसे निकालूंगा, मैं इसको यहां पे एक बार रफ कर देता हूं। मैं इस चीज को भी एक बार रफ कर देता हूं। ये ध्यान रखना, y एक्सिस के अलोंग जो डायपोल मोमेंट है मेरे पास वो कितना है, वो है dp sin थीटा। तो अगर मैं नेट डायपोल मोमेंट निकालूं y एक्सिस के अलोंग तो वो कितना आएगा, तो p नेट अलोंग द y एक्सिस वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dpy, और लिमिट वही 0 से लेकर पाई तक। और dpy कितना है हमारे पास, dpy का मतलब है जो डायपोल मोमेंट निकाला है मैंने उसका y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, वो कितना था मेरे पास अभी, वो था dp sin थीटा। और dp की वैल्यू कितनी है 2 लैम्डा आर स्क्वायर डी थीटा। तो जब यहाँ पे 2 लैम्डा आर स्क्वायर डी थीटा पुट करूंगा तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक 2 लैम्डा आर स्क्वायर sin थीटा डी थीटा। आ रही बात समझ में? तो जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो जो पी नेट आपका y डायरेक्शन के अलोंग आएगा वो आपके पास आ जाएगा 4 लैम्डा आर स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो मतलब मैंने सबसे पहले क्या किया, समझ में आया होगा आपको। सबसे पहले मैंने यहाँ पे थीटा एंगल पे जाने के बाद डी थीटा लेंथ, डी थीटा एंगल का एक स्मॉल सेगमेंट कंसीडर किया। ऐसे मैंने नीचे वाली जो डिस्क है, सॉरी रिंग है, जो लोअर रिंग है उसमें भी मैंने थीटा एंगल पे जाने के बाद क्या कर दिया, डी थीटा एंगल का एक स्मॉल सेगमेंट कंसीडर कर लिया। तो ऊपर वाला जो स्मॉल सेगमेंट है उस पर चार्ज हो जाएगा लैम्डा आर डी थीटा, नीचे वाला जो स्मॉल सेगमेंट है उस पर चार्ज हो जाएगा माइनस का लैम्डा आर डी थीटा। तो ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है वो मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन साइन इनका अपोजिट है, तो एक तरह से ये डायपोल बन गया। तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो छोटा सा डायपोल मोमेंट होगा, और वो छोटा सा डायपोल मोमेंट जो आएगा वो आएगा चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच का गैप। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड तो कितना है लैम्डा आर डी थीटा, और उनके बीच का गैप कितना हो जाएगा 2r, तो वो आ गया 2 लैम्डा आर स्क्वायर डी थीटा। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी, तो वो जो डीपी वेक्टर आएगा वो इस डायरेक्शन के अलोंग आएगा। ठीक है, तो ये जो डीपी वेक्टर है वो क्या है, वो डायपोल मोमेंट है उस डायपोल का जो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। ठीक है, लेकिन मुझे डायपोल मोमेंट पूरी रिंग का निकालना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले मैं इसने ये जो डायपोल मोमेंट निकाला है डीपी वेक्टर जो मैंने यहाँ पे निकाला है 2 लैम्डा आर स्क्वायर डी थीटा, इसके पहले मैंने कंपोनेंट ले लिया। एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो तो आएगा डीपी कोस थीटा, वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा डीपी साइन थीटा। तो उसके बाद में मैंने क्या किया, पहले ये चेक कर लिया कि एक्स एक्सिस के अलोंग नेट डायपोल मोमेंट क्या बनेगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो नेट डायपोल मोमेंट बनेगा वो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसके एक्स कंपोनेंट का।
और उसका एक्स कंपोनेंट क्या है, डीपी कॉस थीटा। तो मैंने डीपी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कर दिया 0 से लेकर पाई तक, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे स्मॉल सेगमेंट कंसीडर कर सकता हूँ वो स्मॉल सेगमेंट ऊपर वाले रिंग में तो मैं 0 से लेकर पाई तक कंसीडर कर सकता हूँ, और नीचे वाले में भी 0 से लेकर पाई तक कंसीडर कर सकता हूँ, जो स्मॉल सेगमेंट है यहाँ पे कहा कर सकता हूँ। इसलिए जो लिमिट लगाई है मैंने वो कहाँ से कहाँ तक लगाई है, 0 से लेकर पाई तक। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, dpx का मतलब इसके x एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आया था उसका इंटीग्रेशन। तो जब आप उसका पूरे का इंटीग्रेशन करोगे तो वो आएगा 0, यानी इस पूरे रिंग का जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा एक्सिस के अलॉन्ग वो 0 आएगा। फिर बात करें मैंने y एक्सिस के अलॉन्ग नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, तो y एक्सिस के अलॉन्ग जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dp sin थीटा। तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dp sin थीटा किया है, लिमिट वो 0 से लेकर पाई तक। फिर मैंने यहाँ पे dp की वैल्यू डाल दी, dp की वैल्यू है 2 लैम्डा r स्क्वायर डी थीटा, वो मैंने यहाँ पे डाल दी। जब आप इस पूरे को इंटीग्रेशन करके सोल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा 4 लैम्डा r स्क्वायर, यानी इस पूरे रिंग का जो नेट डाइपोल मोमेंट x एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है वो तो आएगा 0, और y एक्सिस के अलॉन्ग जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो आएगा आपके पास 4 लैम्डा r स्क्वायर। तो x एक्सिस के अलॉन्ग 0 है, y एक्सिस के अलॉन्ग है 4 लैम्डा r स्क्वायर, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो भी कितना हो जाएगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट भी मेरा कितना हो जाएगा, 4 लैम्डा r स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग तो कितना है मेरे पास 0 है, तो पूरा डाइपोल मोमेंट जो है वो y एक्सिस के अलॉन्ग ही आ रहा है, तो जो y एक्सिस के अलॉन्ग नेट डाइपोल मोमेंट आ रहा है वही मेरा इस पूरे रिंग का नेट डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो इस पूरे रिंग का जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा p नेट वो यही हो जाएगा आपके पास 4 लैम्डा r स्क्वायर, और डायरेक्शन आप चाहो तो j कैप बोल सकते हो, क्योंकि y एक्सिस के अलॉन्ग है, पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग। बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये जो मेथड मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है ये तो आपके पास इंटीग्रेशन वाले मेथड से, लेकिन मैंने आपको बताया था कि डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हम सेंटर ऑफ चार्ज वाला कॉन्सेप्ट भी काम में ले सकते हैं। तो आप चाहो तो उसको सेंटर ऑफ चार्ज वाले कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हो, उससे आंसर थोड़ा जल्दी आ जाएगा। बस इससे थोड़ा सा आंसर निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पहले हम कंपोनेंट्स वगैरह लेने पड़ेंगे, स्मॉल सेगमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम कंज्यूम होगा। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर आप सेंटर ऑफ चार्ज वाले कॉन्सेप्ट से करोगे तो उसका आंसर जो है वो 2 लाइन में आ जाएगा। तो देखो सेंटर ऑफ चार्ज वाले कॉन्सेप्ट से हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूँ, तो देखो सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो सेकंड मेथड से कैसे सोल्व होगा। मेरा पास क्वेश्चन क्या था, मैं वही क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूँ सेंटर ऑफ चार्ज वाले कॉन्सेप्ट से। मेरे पास ये था कि एक रिंग थी, इस रिंग का जो अपर हाफ था उस पर चार्ज लैम्डा कूलम्ब पर मीटर था, लोअर हाफ पे चार्ज माइनस का लैम्डा कूलम्ब पर मीटर था, रेडियस इसकी r थी, ठीक है। तो मैं इस अपर हाफ वाली जो रिंग है, यानी सेमी सर्कुलर रिंग है ऊपर वाली, इसके पूरे चार्ज को इसके सेंटर पे मान सकता हूँ, यानी इसके सेंटर ऑफ चार्ज पे मान सकता हूँ। तो हमको पता है इसका सेंटर ऑफ मास जो होता था वो कहां पे होता था, एक सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास हुआ करता था 2r/π पे, तो सेंटर ऑफ चार्ज भी कहां पे होगा 2r/π पे, यानी इसका जो सेंटर ऑफ चार्ज होगा वो होगा 2r/π पे। यहां से बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? y एक्सिस के अलॉन्ग होता है 2r/π पे, ऐसे नीचे वाली रिंग का जो सेंटर ऑफ चार्ज होगा वो भी कहां पे होगा, y एक्सिस के अलॉन्ग होगा 2r/π पे, ठीक है। अब ऊपर वाला जो टोटल चार्ज है वो कितना है, इसके चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, और ऊपर वाली जो रिंग है सेमी सर्कुलर रिंग उसकी लेंथ है पाई आर। टोटल रिंग की होती है लेंथ 2 पाई आर, आधे रिंग की कितनी हो जाएगी पाई आर। तो यूनिट लेंथ का चार्ज दे रखा है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, तो पाई आर लेंथ का जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा लैम्डा इनटू पाई आर, यानी ऊपर वाली रिंग का जो टोटल चार्ज है वो है लैम्डा इनटू पाई आर, वो मैं यहाँ पे कंसीडर कर सकता हूँ लैम्डा इनटू पाई आर। ये लैम्डा इनटू पाई आर क्या है, ऊपर वाली रिंग का चार्ज है, और नीचे वाली रिंग का जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा क्यू बराबर माइनस का लैम्डा इनटू पाई आर, क्योंकि नीचे वाले की चार्ज डेंसिटी माइनस का लैम्डा है, ठीक है। तो मैंने पूरी रिंग ऊपर वाली रिंग का जो चार्ज है उसके सेंटर पे मान लिया, नीचे वाली जो पूरी रिंग है उसका चार्ज उसके सेंटर पे मान लिया, और दोनों का सेंटर के बीच का जो गैप है, यानी इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का जो गैप है वो कितना हो गया, वो हो गया 4r/π। तो अब डाइपोल मोमेंट निकाल लो, तो नेट डाइपोल मोमेंट कहां पे आएगा, नेट डाइपोल मोमेंट जो आएगा वो कितना आएगा, तो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड पकड़ लो, तो मैग्नीट्यूड कितना है किसी भी एक चार्ज का लैम्डा इनटू पाई आर इनटू उनके बीच का गैप, उनके बीच का गैप कितना है 4r/π, तो पाई से पाई कट गया, तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ गया, नेट डाइपोल मोमेंट आपके पास आ गया 4 लैम्डा r स्क्वायर। तो देखो मैंने इंटीग्रेशन करके जो सोल्व किया था उससे भी यही आया था 4 लैम्डा r स्क्वायर, और जब मैं सेंटर ऑफ चार्ज से कर रहा हूं तो भी कितना आ रहा है लैम्डा 4 लैम्डा r स्क्वायर ही आ रहा है, और डायरेक्शन भी बिल्कुल सही आ रही है। जो डायरेक्शन होगी नेट डाइपोल मोमेंट की वो कहां से कहां तक होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज गिरा पॉजिटिव चार्ज गिरा, तो नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो कहां पे होगी, वर्टिकली अपवर्ड होगी, यानी जे कैप में होगी। तो वहां पे भी डायरेक्शन जे कैप में यही थी, यहाँ पे भी डायरेक्शन कहां पे आ रही है आपकी जे कैप में आ रही है।
तो चाहो तो आप सेंटर ऑफ चार्ज वाले कॉन्सेप्ट से करो, चाहो तो आप इंटीग्रेशन से करो, मर्जी आपकी है। बाकी मेरा सजेशन तो यही है कि सेंटर ऑफ चार्ज से करो, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम लगेगा आपका और आंसर थोड़ा जल्दी निकल के आ जाएगा। लेकिन बस इसमें ये है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किसी भी चीज का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ चार्ज जो होता है वो कहाँ पे होता है। जैसे अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता कि सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ पे होता है, तो फिर वो उसको ऐसे सोल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ चार्ज अगर आपको करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ पे अपन मानते हैं। क्लियर है? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे ये बोला गया कि ये क्वार्टर रिंग है जिसकी रेडियस r है। मतलब ये क्वार्टर रिंग है जिसकी रेडियस कितनी है, r है। और इस क्वार्टर रिंग पर कैपिटल Q चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब इस पूरे रिंग पे जो टोटल चार्ज है वो कितना है, प्लस कैपिटल Q, और वो पूरे रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। आ रही बात समझ में? और एक माइनस Q चार्ज जो है वो यहाँ पे इसके सेंटर पे यहाँ पे रखा हुआ है, जो डायग्राम में मैंने यहाँ पे इंडिकेट भी किया है। तो यहाँ पे माइनस Q चार्ज रखा हुआ है और एक क्वार्टर रिंग पे पूरा का पूरा चार्ज प्लस Q है, जो इस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आपको बताना है इस पूरे सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, यानी आपको बताना है सिस्टम का पी नेट कितना होगा, नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, यही आपको बताना है, वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो। मैं चाहता हूं कि आप सेंटर ऑफ चार्ज वाले कॉन्सेप्ट से कर लो, आप चाहो तो इंटीग्रेशन करके भी सोल्व कर सकते हो, बट सेंटर ऑफ चार्ज वाले कॉन्सेप्ट से कर लो, थोड़ा सा इजीली सोल्व हो जाएगा। बाकी इंटीग्रेशन करके करना चाहो तो इंटीग्रेशन करके भी कर सकते हो। तो सीधी सीधी बात ये है कि बस आप वीडियो को पॉज करो, उसका आंसर निकालने की कोशिश करो, जैसे भी आप करना चाहो, दोनों मेथड में से। फिर मैं आपको बताता हूँ उसका आंसर कितना होगा और कैसे सोल्व करेंगे। तो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा, आंसर भी कैलकुलेट किया होगा। तो देखते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो देखो मैं इसको दूसरे वाले मेथड से बता रहा हूँ डायरेक्टली, सेंटर ऑफ चार्ज वाले से, क्योंकि बार बार इंटीग्रेशन करके सोल्व करने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो देखो इस पूरे चार्ज को मैं इस पूरे रिंग के सेंटर पे मान सकता हूं। तो अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्वार्टर रिंग का सेंटर ऑफ चार्ज कहां पे होगा। तो क्वार्टर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास हुआ करता था, क्वार्टर रिंग का, जैसे अगर सेमी सर्कुलर रिंग है तो सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता था वो वाई एक्सिस पर आता था 2r/π पे। बट अगर मेरे पास क्वार्टर रिंग है तो क्वार्टर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास आता था वो आपका यहाँ पे कहीं पे बीच पे आता था, यहाँ पे, मतलब इस रिंग के बिल्कुल मिडिल वाले जो लाइन कटती थी वहां पे आता था, और उसके कोऑर्डिनेट हुआ करते थे 2r/π, 2r/π। ये आपको 11th में पढ़ाया गया होगा कि अगर मेरे पास एक क्वार्टर रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है। तो एक क्वार्टर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो 2r/π, 2r/π पे होता है। अगर सेमी सर्कुलर रिंग होती तो सेमी सर्कुलर रिंग का होता 0, 2r/π पे। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहाँ पे जो उसका सेंटर ऑफ मास होता है वो 2r/π, 2r/π पे होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे चार्ज को मैं कहां पे मान सकता हूँ, इस पूरे चार्ज को मैं यहाँ पे मान सकता हूँ इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो मैं कहीं साइड पे दे देता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2r/π, 2r/π। आ रही बात समझ में? ये सेंटर ऑफ चार्ज के कोऑर्डिनेट है कि इस पूरे रिंग का सेंटर ऑफ चार्ज कहां पे होगा। मतलब यहाँ पर मैं इस पूरे चार्ज को कंसंट्रेट मान सकता हूँ, इस पूरे रिंग के चार्ज को। तो इस पूरे रिंग का जो चार्ज है उसको मैं कंसंट्रेट करके यहाँ पे मान सकता हूँ Q। ठीक है, अब ये जो Q है सेंटर ऑफ चार्ज इस पूरे रिंग का, और ये माइनस Q जो है ये एक डायपोल बन गया। दोनों का जो चार्ज है मैग्नीट्यूड में सेम है और साइन में अपोजिट है और इनके बीच का कुछ सेपरेशन है, तो ये मेरे एक तरह से क्या बन गया, डायपोल बन गया। तो अब मैं इसका डायपोल मोमेंट डायरेक्ट लिख सकता हूँ। बट डायपोल मोमेंट क्या होगा, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच का गैप। बात ये आती है कि ये गैप कितने का होगा। तो ये गैप आप इजीली निकाल सकते हो, मुझे कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट 2r/π, 2r/π, और ये हमारा सेंटर पे है तो उसके कोऑर्डिनेट 0, 0 मान लो। तो इन दोनों के बीच का जब आप गैप निकालोगे तो वो जो गैप आएगा यहाँ पे दोनों चार्ज के बीच का जो गैप आएगा उसको मैं स्मॉल डी अगर बोल दूं, अगर मैं इसको स्मॉल डी बोल दूं तो ये जो स्मॉल डी आपके पास आने वाला है वो आने वाला है 2√2r/π। ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो भाई, ये आपको आना चाहिए भाई। ये 0, 0 है ये पॉइंट, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है 2r/π, 2r/π। तो इनके बीच का गैप आप इजीली मैथमेटिक्स लगा के इजीली सोल्व कर सकते हो। जो गैप आने वाला है वो आने वाला है 2√2r/π। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा वैसे, बाकी आपके मैथमेटिक्स में आपने इतना तो पढ़ा ही होगा। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। ये आने वाला है 2√2r/π, दोनों चार्ज के बीच का गैप। तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, पी नेट, वो हो जाएगा किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड विच इज Q इनटू उनके बीच का गैप, वो है 2√2r/π। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 2√2qr/π। आगे बात समझो, डायरेक्शन कहां से कहां तक होगी, डायरेक्शन होगी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी डायरेक्शन जो होगी डायपोल मोमेंट की वो इस तरफ होगी, पी नेट तक, पी नेट तक। ठीक है, ये बिल्कुल बीच में आएगा, यानी यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पे आएगा। तो अगर डायरेक्शन बताना चाहो तो आप बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पे
और वैल्यू होगी उसकी 2√2 QR/पाई। ये मेरी वैल्यू का आंसर भी है, ये मेरा आंसर भी है सिलेक्टेड डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। एक अच्छा क्वेश्चन था, आप चाहो तो उसको इंटीग्रेशन करके भी सॉल्व कर सकते हो। इंटीग्रेशन करके जब सॉल्व करोगे तो भी इसका आंसर यही आने वाला है 2√2 QR/पाई। चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। इस क्वेश्चन में हमको बोला गया कि एक वायर है जिसकी लेंथ L है, इसके चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, और एक और वायर है जो इससे 90 डिग्री के एंगल पे रखा है, ये एंगल जो है 90 डिग्री का है। तो वो दूसरा वायर जो है उसके परपेंडिकुलर रखा है, उसकी लेंथ भी L है, और उसकी चार्ज डेंसिटी है माइनस का लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। यानी इस वायर का चार्ज जो नेगेटिव है, इस वायर पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। क्या कैलकुलेट करना है आपको पता ही है, दोनों वायर की लेंथ L है। आपको ये बताना है इस पूरे सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा। पूरे सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट आपको कैलकुलेट करके बताना है कि कितना होगा। तो फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सोल्व कीजिए, दोनों मेथड से किसी से भी सोल्व कीजिए। आप चाहो तो इंटीग्रेशन करके सोल्व करो, आप चाहो तो उसको सेंटर ऑफ चार्ज वाले कॉन्सेप्ट से करो, और इसके आंसर निकालने की ट्राई करो कि इसका आंसर क्या आने वाला है। फिर बताता हूं मैं इसका आंसर क्या है। सो आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके इसको सोल्व किया होगा। मैं सेंटर ऑफ चार्ज वाले कॉन्सेप्ट से कर रहा हूं क्योंकि आसान है। मैं तो आपको एग्जाम में भी वही सजेशन दूंगा कि सेंटर ऑफ चार्ज से करो, क्योंकि अननेसेसरी इंटीग्रेशन करने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। तो इस पूरे वायर का जो चार्ज होगा वो इसके बिल्कुल बीच में होगा। तो वो जो पूरा चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, इस पूरी लेंथ जो वायर की जो लेंथ है वो L है, चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है। तो इस पे जो चार्ज हो जाएगा उसको मैं क्यू बोल रहा हूँ, वो हो जाएगा माइनस का लैम्डा L। क्यों माइनस का लैम्डा L है वो समझना है, क्योंकि यूनिट लेंथ का चार्ज है लैम्डा, तो L का चार्ज हो जाएगा लैम्डा है, और चार्ज नेगेटिव में इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे माइनस लैम्डा है। और वो यहाँ से जो आएगा वो कितने डिस्टेंस पे आएगा, L/2 पे, बिल्कुल मिड पॉइंट पे आएगा। एक रोड का एक वायर का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ पे होता है, बीच में होता है, अगर यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूट है या यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जो सेंटर ऑफ चार्ज आएगा वो बिल्कुल बीच में आएगा, वो हो जाएगा प्लस का लैम्डा है, और ये जो डिस्टेंस होगी वो भी कितनी हो जाएगी, वो भी आपकी L/2 हो जाएगी। अब ये वाला क्यू और ये वाला जो क्यू है ये एक तरह डाइपोल बन गया, क्योंकि जितना चार्ज इस पे है उतने चार्ज इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, इसका मतलब ये डाइपोल बन गया। इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा, तो वो पी नेट कितना होगा, वही सब एक चार्ज पकड़ लो, वो लैम्डा L चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इनके बीच का गैप। अब वो गैप कितना आएगा, देखो ये है L/2, ये है L/2, तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी L/√2। आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, ये L/2 है, ये L/2 है, तो ये वाली जो लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये आपकी L/√2 आ जाएगी। तो इसका मतलब जो गैप आएगा वो आएगा L/√2। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा लैम्डा L²/√2। डायरेक्शन की बात करें तो कहां से कहां होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी डायरेक्शन जो आएगा वो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा नेट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा लैम्डा L²/√2। तो आई होप कि आपका आंसर यही आया होगा। तो ठीक है, तो मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या सोल्व करना है। एक ही वैरायटी के मैंने 3-4 क्वेश्चन करवा दिए हैं, मैंने वायर पे बेस्ड भी करा दिए हैं, रिंग पे बेस्ड भी करा दिए हैं। तो मोटी मोटी कहानी ऐसी है कि आप सेंटर ऑफ चार्ज आपको पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ पे होगा। तो पूरे चार्ज को सेंटर ऑफ चार्ज में मान लो और वो डाइपोल बना लो, और उसके हिसाब से आप डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लो, उससे थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए। तो अभी देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो अभी तक मैंने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उन सब में सबसे अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन है। आ रही बात समझ में, तो थोड़ा इसको अच्छे से समझना, क्योंकि सबसे अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन है, या ऐसे कह सकता हूं अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उनमें सबसे टफ क्वेश्चन है ये। तो देखो क्वेश्चन क्या है मेरा। क्वेश्चन में मुझे ये बोला गया कि एक रिंग है जिसकी रेडियस r है, ठीक है, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी वो दे रखी है, वो दे रखी है लैम्डा नॉट साइन थीटा। लैम्डा नॉट यहाँ पे कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, और थीटा जो है वो हॉरिजॉन्टल से एंगल है। अरे बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा नॉट साइन थीटा। तो अगर इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा नॉट साइन थीटा है तो क्या चार्ज डेंसिटी इसकी कांस्टेंट है क्या, तो देखो चार्ज डेंसिटी इसकी कांस्टेंट नहीं है, वो थीटा पे डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे थीटा चेंज होता जाएगा आपके जो चार्ज डेंसिटी है वो चेंज होती जाएगी। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए उन सब में मैंने लैम्डा को कांस्टेंट रखा था। आ रही बात समझ में, जबकि यहाँ पे मेरा लैम्डा जो कांस्टेंट नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है आपको समझ में आया होगा। एक रिंग है, इस रिंग की रेडियस r है, इसके जो चार्ज डेंसिटी जो है नॉन यूनिफॉर्म है, और वो लैम्डा नॉट साइन थीटा है। थीटा जो है वो हॉरिजॉन्टल से एंगल है। आपको बताना क्या है, आपको ये बताना है इस पूरी रिंग का जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो एक बार आप ट्राई करो, हो सकता है आप भी सोल्व ना हो, फिर भी एक बार कोशिश करो आप इसको सोल्व करने की,
फिर मैं आपको बताता हूँ उसका आंसर क्या होगा। तो वीडियो को पॉज करो, थोड़ा ट्राई करो क्वेश्चन का आंसर निकालने की। अगर आंसर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिर मैं आपको बताता हूँ उसको सोल्व कैसे करेंगे। सो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व किया होगा, और आई होप कि आपका आंसर भी आया होगा इस क्वेश्चन का। तो अगर आंसर आया है तो चेक करना कि आपने आंसर जो निकाला है वो सही है और उसका मेथड भी आपने सही लगाया कि नहीं लगाया। तो अगर आपका आंसर नहीं आ पाया तो देखो समझो कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। तो देखो पहली बात तो ये है कि कई लोगों को ये लग रहा होगा कि ये डाइपोल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, देखो एक्चुअली यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो कितनी है, लैम्डा नॉट साइन थीटा, यानी थीटा अगर चेंज होता जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो ये तो समझ में आता है कि ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन जब थीटा आपका जीरो से लेकर पाई तक होगा, यानी अपर हाफ की अगर बात करूं तो जीरो से लेकर पाई तक आपका जो साइन थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा, और लैम्डा नॉट ऑलरेडी पॉजिटिव है, यानी अपर हाफ वाले जो रिंग है उस पर चार्ज पॉजिटिव है। नॉन यूनिफॉर्म है वो बात ठीक है, लेकिन चार्ज पॉजिटिव है। ऐसे लोअर हाफ की अगर बात करूं तो एंगल जो होगा वो पाई से लेकर 2 पाई तक होगा। तो अगर एंगल पाई से लेकर 2 पाई तक होगा तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है पाई से लेकर 2 पाई तक वो नेगेटिव होती है। तो जो लोअर हाफ वाली जो रिंग है उस पर चार्ज कैसा आएगा आपके पास, नेगेटिव आएगा। यानी अपर हाफ जो रिंग है वो पॉजिटिवली चार्ज है, लोअर हाफ वाली जो रिंग है वो नेगेटिवली चार्ज है। इसका मतलब डाइपोल तो है ये पक्का, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए भाई। तो अगर ये डाइपोल है तो उसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो वो डाइपोल मोमेंट ही कितना होगा वही मुझे कैलकुलेट करना है कि वो डाइपोल मोमेंट कितना होगा। तो चेक करो डाइपोल मोमेंट कितना होगा। देखो तो देखो डाइपोल मोमेंट कितना होगा। तो देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, सबसे पहले मैं यहाँ पे थीटा एंगल ऊपर जाने के बाद, यानी यहां से थीटा एंगल ऊपर जाने के बाद एक डी थीटा एंगल का स्मॉल सेगमेंट कंसीडर कर रहा हूं। थीटा एंगल ऊपर जाने के बाद मैंने क्या किया, डी थीटा एंगल का एक स्मॉल सेगमेंट कंसीडर किया। ऐसे ही मैं थीटा एंगल नीचे भी जाने के बाद डी थीटा एंगल का एक स्मॉल सेगमेंट कंसीडर कर रहा हूं। यानी एक तो अपर हाफ वाली रिंग में थीटा एंगल पे जाने के बाद डी थीटा एंगल का स्मॉल सेगमेंट कंसीडर कर रहा हूं। ऐसे ही एक बार लोअर हाफ में थीटा एंगल पे जाने के बाद डी थीटा एंगल का स्मॉल सेगमेंट कंसीडर कर रहा हूं। आ रही बात समझ में? तो जो स्मॉल सेगमेंट मैंने यहाँ पे कंसीडर किए हैं, पहली बात तो उसकी लेंथ कितनी होगी, तो वो जो आर्क है उसकी लेंथ होगी रेडियस इनटू एंगल। यानी जो स्मॉल सेगमेंट मैंने कंसीडर किया है इसकी लेंथ है r d थीटा। तो इस पे जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, तो इस पे जो चार्ज आएगा dq वो हो जाएगा लैम्डा r d थीटा। और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा नॉट साइन थीटा। तो ऊपर वाली जो यहाँ पे स्मॉल सेगमेंट कंसीडर किया है इस पे जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा लैम्डा नॉट r साइन थीटा d थीटा। ऐसे जो लोअर हाफ वाली जो रिंग है इस पे चार्ज होगा वो भी dq ही होगा, वो भी थीटा एंगल पे जाने के बाद डी थीटा एंगल का स्मॉल सेगमेंट कंसीडर किया है, सॉरी डी थीटा एंगल का स्मॉल सेगमेंट कंसीडर किया है। तो ये जो डी थीटा एंगल का जो स्मॉल सेगमेंट कंसीडर किया है इसकी लेंथ भी r d थीटा होगी, तो इसका जो चार्ज आएगा वो भी लैम्डा r d थीटा ही आएगा। बट यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि वो मैंने आपको बताया था कि लोअर हाफ वाली जो रिंग है उस पर चार्ज नेगेटिव है, अपर हाफ वाली जो रिंग है उस पर चार्ज पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो आएगा माइनस का लैम्डा नॉट r sin थीटा d थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थीटा एंगल ऊपर जाने के बाद थीटा का स्मॉल सेगमेंट कंसीडर किया, तो यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है वो आ रहा है लैम्डा नॉट r sin थीटा d थीटा। ऐसे थीटा एंगल नीचे जाने के बाद भी मैंने थीटा का स्मॉल सेगमेंट कंसीडर किया, यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस का लैम्डा नॉट r sin थीटा d थीटा। नेगेटिव क्यों आया ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया अभी कि लोअर हाफ पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है और अपर हाफ पे जो चार्ज है वो आपका पॉजिटिव है। अब देखो ये वाला जो चार्ज dq है और ये वाला जो चार्ज dq है, इन दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम आ रहा है। मैग्नीट्यूड दोनों पे लैम्डा नॉट r sin थीटा, लैम्डा नॉट r sin थीटा ही है, और साइन दोनों का कैसा आ रहा है, अपोजिट आ रहा है। इसका मतलब मैं इसको और इसको एक तरह से एक डाइपोल बोल सकता हूँ, इस चीज को और इस चीज को मैं एक तरह से क्या बोल सकता हूँ, मैं डाइपोल बोल सकता हूँ। तो अगर ये और ये एक डाइपोल है तो इनका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए मुझे इन दोनों के बीच का गैप चाहिएगा। तो वो गैप कितने का आएगा वो समझना। ये जो है आपका रेडियस वो r है, तो अगर ये r है तो यहां से यहां तक का जो गैप आएगा वो कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा r sin थीटा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो यहां से यहां तक का गैप होगा वो कितने का होगा, r sin थीटा का। ऐसे ही यहां से यहां तक का जो गैप होगा, यहां से यहां तक का ये वाला गैप भी कितने का होगा, रेडियस r है तो r का जो वाला कंपोनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, r sin थीटा। यानी इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो कितने का हो जाएगा, वो गैप हो जाएगा आपके पास कितने का, 2r sin थीटा का। तो वो जो डाइपोल मोमेंट आएगा जो मैंने यहाँ पे स्मॉल सेगमेंट कंसीडर किए हैं, यानी जो छोटा सा डाइपोल मैंने यहाँ पे माना है, उसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा dp वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा चार्ज इनटू उनके बीच का गैप। तो चार्ज तो कितना है, लैम्डा नॉट r sin थीटा d थीटा, और उनके बीच का जो गैप है वो कितना आ गया, 2r sin थीटा। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने गैप कैसे कैलकुलेट किया है। रेडियस r है तो थीटा एंगल पे है,
तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट आएगा वो r sin थीटा होगा, ऐसे इसका ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो r sin थीटा होगा। तो जो गैप बन जाएगा वो कितने का बन जाएगा, 2r sin थीटा का। तो जो डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, जो छोटा सा डाइपोल मैंने यहाँ पे बनाया है, वो आ जाएगा लैम्डा नॉट r sin थीटा d थीटा। वो तो चार्ज हो जाएगा और गैप जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2r sin थीटा। तो ये आ गया आपके पास डाइपोल मोमेंट, जो छोटा सा डाइपोल मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है उसका डाइपोल मोमेंट। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन कहां पे होगी, डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो वर्टिकली अपवर्ड आएगा। ये चीज क्लियर हो गई सबको अच्छे से। अब मुझे अगर पूरे रिंग की वजह से डाइपोल मोमेंट निकालना है तो वो जो पी नेट आएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीपी। और लिमिट कहां से कहां तक, ये जो स्मॉल सेगमेंट काट सकता हूं कहां से कहां तक काट सकता हूं, ऊपर वाली रिंग में 0 से लेकर पाई तक। ऐसे नीचे वाली रिंग में भी यहां से यहां कट जाएगा 0 से लेकर पाई तक। तो जो लिमिट लगेगी वो कहां से कहां तक लगेगी आपकी, वो लगेगी 0 से लेकर पाई तक। तो वो जो आपका पी नेट बनेगा वो पी नेट बनेगा, देखो जो कांस्टेंट है उसको तो मैं बाहर ले रहा हूं, कांस्टेंट क्या आपके पास 2r² लैम्डा नॉट। तो 2r² लैम्डा नॉट को तो मैं बाहर ले रहा हूं। इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा sin² थीटा का, और लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर पाई तक। ये चीज समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं। तो लिमिट कहां से कहां तक लग गई आपकी, 0 से लेकर पाई तक, और अंदर जो बचेगा वो बचेगा sin² थीटा, और उसका हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब sin² थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये चीज मेरे पहले भी क्वेश्चन में कई जगह आई थी। तो sin² थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, sin² थीटा को हमको cos2 थीटा के फॉर्मूले में लिखना पड़ेगा। यानी sin² थीटा का इंटीग्रेशन करने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, sin² थीटा को हम cos2 थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो cos2 थीटा बराबर क्या होता है, cos2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 sin² थीटा। तो मुझे यहां से sin² थीटा को लिखना पड़ेगा 1 - cos2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो पहले मुझे sin² थीटा लिखना पड़ेगा 1 - cos2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और फिर उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से लेकर पाई तक। इसकी जगह मैंने आपको पहले भी वीडियो में कहीं कैलकुलेशन में ये आया था sin² थीटा या cos² थीटा। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि sin² थीटा का इंटीग्रेशन और cos² थीटा का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट याद कर लो कि sin² थीटा और cos² थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो डायरेक्ट कितना होता है, वो होता है θ/2। ये चीज समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं। ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि sin² थीटा और cos² थीटा का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट याद कर लो, वो θ/2 होता है हमेशा। और अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं करना तो आप यहां से कैलकुलेट भी कर सकते हो, sin² थीटा को इस फॉर्म में लिख दो और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका जो इंटीग्रेशन आने वाला है वो θ/2 आने वाला है। तो जो पी नेट आपके पास आने वाला है वो आने वाला है 2r² लैम्डा नॉट θ/2 0 से लेकर पाई तक। जब आप पूरी लिमिट लगा के सोल्व करोगे तो पी नेट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2r² लैम्डा नॉट इनटू π/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर आपके पास आएगा r² लैम्डा नॉट पाई, यानी πr² लैम्डा नॉट। ये चीज समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये जो πr² लैम्डा नॉट आया है, ये इस पूरी रिंग का क्या आ गया मेरे पास, इस पूरी रिंग का ये नेट डाइपोल मोमेंट आ गया कि इस पूरी रिंग का जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो कितना है, πr² लैम्डा नॉट। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने इसको कैसे सोल्व किया है। इस क्वेश्चन को मैं सेंटर ऑफ चार्ज से नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे मेरी जो चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। अगर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होती तो मैं इस पूरे चार्ज को सेंटर ऑफ चार्ज पे मान लेता और वहां से मैं इसको सोल्व कर लेता जैसे मैं अभी तक करता आ रहा था। लेकिन यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो आपका नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए यहाँ पे मुझे इंटीग्रेशन करके ही सोल्व करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन कैसे किया आपको क्लियर हुआ होगा, और कैसे आंसर कैसे कैलकुलेट किया है वो आपको समझ में आया होगा। और फाइनल आंसर जो है आपका पास कितना है, πr² लैम्डा नॉट। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। तो अब देखो ये क्वेश्चन मैं अभी यहीं पे खत्म कर रहा हूं। तो अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो इस बात की कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, और डाइपोल मोमेंट की कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड मैंने काफी सारे न्यूमेरिकल आपको करवा दिए हैं, अच्छे वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिए हैं। अब मैं अगले टॉपिक पे मूव कर रहा हूं। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। आ रही बात समझ में। तो अभी जो हम कर रहे थे वो डाइपोल की डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर रहे थे। अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है डाइपोल का फील्ड कितना होगा, मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितना फील्ड जनरेट होगा, वही अब हमको पढ़ना है। तो आप चाहो अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आप हेडिंग भी डाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हम लेकिन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कैलकुलेट करेंगे डाइपोल की वजह से फील्ड कितना।